नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी। कार्य समिति की बैठक 2 दिनों की बैठक में कार्य समिति में मंथन किया जाएगा। ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी कार्य समिति की बैठक। इस बैठक के दौरान कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो 2 दिनों की बैठक में कार्य समिति की यह बैठक रहने वाली है, मंथन किया जाएगा। तो ऋषिकेश के रायवाला में यह आयोजित होगी। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज ऋषिकेश के रायवाला में आयोजित होगी। कार्य समिति की बैठक 2 दिनों की बैठक में कार्य समिति में मंथन किया जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? का बीजेपी की कार्य समिति की 2 दिवसीय ये बैठक है, किन किन विषयों पर मंथन हो सकता है इस दौरान? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति संपन्न हो जाती है तो इसके बाद प्रदेश की इकाइयां अपनी कार्य समिति बैठक बुलाती हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक है। इस बैठक में जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश भर की कार्यकारिणी के लोग उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के विधायकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। कार्य समिति सदस्यों के साथ साथ पार्टी इसके अंदर अपना राजनीतिक एजेंडा तैयार करेगी कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उसे किस प्रकार से काम करना है, कैसे घर घर तक पहुंचना है, कैसे कार्यकर्ता तक पहुंचना है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया है कि पन्ना प्रमुख के नीचे भी एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी है, जो कि अभी तक नहीं होता था। तो आज की जो ये 2 दिवसीय कार्य समिति है जो रायवाला में संपन्न होगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक एजेंडा लेकर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। उत्तराखंड में 30% क्षैतिज महिला आरक्षण लागू होने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चे ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और सरकार का आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। और इसी दौरान सीएम ने कहा, उत्तराखंड गठन से लेकर आज तक मातृशक्ति की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में महिलाओं को आरक्षण मिलना उनका हक है। 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आए। मुख्यमंत्री जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं देखती हूँ अपनी क्लास में भी ऐसे इश्यूज़ रेज होते हैं कि ये जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है और ये सब। तो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में और जीडीपी में जितना विमेन का कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन अभी भी नहीं हुआ है। तो 30% तो आई बिलीव हम रिजर्वेशन डिज़र्व करते हैं। बहुत ही गौरव का दिन है जब महिलाओं को 30% माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से आरक्षण मिला है। हम सारी महिलाएं प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं और हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरा उत्तराखंड में जितनी भी महिलाएं हैं सब खुशी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर छात्राएं हैं, किसी न किसी की बेटियां के रूप में हैं। आज सभी के चेहरों पे बहुत ही बड़ी मुस्कान है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं। आज बच्चियां जो हमारी इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी पीछे रह जाती हैं किसी न किसी कारणवश, 30% रिजर्वेशन उन बच्चियों के लिए भी है जो रिमोट एरिया में, दूरस्थ इलाकों में हैं। सरकारी नौकरियों में ये बिल पास हुआ है तो इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ये एक लंबी लड़ाई थी जो हमारी सरकार ने लड़ी। एक जियो के रूप में ये चल रहा था ये व्यवस्था और तलवार लटकती रहती थी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड फर्स्ट और उत्तराखंड की युवतियां और बच्चियां तो सबसे पहले होंगी,
इसको आगे ले जाते हुए इस कानून को लेकर आए। तो आज हमारी जो उत्तराखंड की बच्ची है जो दूर दराज के क्षेत्रों में उत्तरकाशी, धारचूला, पिथौरागढ़ यहाँ पे जो पढ़ रही है, वो आज हमारी जो शहरों की बच्चियां हैं उनसे भी कम्पीट कर सकती है और उनका भविष्य जो है सुरक्षित है। तो इस प्रदेश की पूरी युवा पीढ़ी की तरफ से खासकर महिलाओं की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये उत्तराखंड की बेटियों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा, जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कि हम अच्छी पढ़ाई करके कुछ अच्छे स्थान पर बैठ के लोगों की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे और देश की सेवा करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके उनके भविष्य को और उज्जवल बनाया है। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कवायद तेज हो गई है, जिससे आने वाले समय में खिलाड़ी सीधे सरकारी नौकरी पर तैनात हो सकेंगे। उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही अब सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर भी कदम बढ़ा चुकी है। राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लाने जा रही है, जिसके लिए न्याय विभाग ने मंजूरी दे दी है। भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। भी हमने जो खेल कोटा बंद हो गया था, उस खेल कोटा को भी 4% का पुनः हमने प्रारंभ करने का संकल्प लिया है। भी हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए पटवारी भर्ती के बाद अब एई और जेई की परीक्षा की भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि इस मामले में मेरे पास शिकायत आई थी, जिसके बाद मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। सीएम धामी के अनुसार आगामी कैबिनेट बैठक में सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। देखिए, जिन भर्तियों में भी जहां भी गड़बड़ियों की शिकायत आई है, हमने पहले से तय किया है कि इसकी एक बार पूरी सफाई होनी है, पूरी तरह से सफाई होनी है। और चाहे एई जेई का भी प्रकरण आया है, उसमें भी हमने जांच के आदेश दिए हैं। और अगर जांच में कहीं पर भी कमियां पाई जाएंगी तो निश्चित रूप से उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और जल्दी ही हम जो नकल विरोधी अध्यादेश है उसको भी लेकर आने वाले हैं और उस पर हम कठोर प्रावधान करने वाले हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो उसमें शामिल होने वाला अगर उस में संलिप्त पाया जाएगा तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। और जो उसके सरगना होंगे या नकल करवाने वाले लोग होंगे, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी। देखिए, 30 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस सभी जिलों के पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। साथ ही इस दिन मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। आपको बताते चले कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत दिवस भी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी द्वारा जनता के नाम लिखे पत्र और केंद्र राज्य सरकार के नाकामयाबियों को घर तक पहुंचाने का काम करेगी। 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान चलेगा। 30 तारीख को राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 14 राज्यों में लगभग 3,800 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जो सकारात्मक वातावरण, मोहब्बत का वातावरण, आपसी सौहार्द का वातावरण बनाया, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 30 तारीख को जब वो समापन करेंगे, पूरे उत्तराखंड के जिला मुख्यालयों में हम ध्वजारोहण करेंगे। और क्योंकि गांधी जी की शहादत का दिवस भी है, तो ध्वजारोहण के बाद हम लोग देहरादून में, राजधानी में, हम कांग्रेस मुख्यालय से और गांधी पार्क, गांधी जी की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बना करके गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उस संकल्प को सब लोग दोहराएंगे। 30 तारीख को
उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार 29 और 30 जनवरी को देहरादून के रायवाला में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी नई प्रदेश कार्य समिति का गठन नहीं हुआ है, लेकिन आज शाम तक नए सदस्यों की सूची भी जारी हो सकती है। बैठक के संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चा के अध्यक्ष, आईटी और मीडिया प्रभारी शामिल होंगे, जबकि दूसरे दिन प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक होगी, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व का भी मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बैठक का शुभारंभ सुबह 9 बजे से होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जो ये नई प्रदेश की टीम बनी है और कार्य समिति का विस्तार जो होने जा रहा है, इसकी पहली बैठक 29 और 30 जनवरी को रायवाला में, इसमें 29 तारीख को हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, आईटी और सोशल मीडिया के प्रभारी, इस श्रेणी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी बैठक 29 तारीख को। और प्रदेश कार्यकारिणी में जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, करीब करीब 300 लोग, इनकी बैठक जो है 30 तारीख को प्रातः 9 बजे से लेकर के और 5 बजे तक जो है इनकी बैठक प्रस्तावित है, वो बैठक होगी। इसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, और सह प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद बहन रेखा वर्मा जी भी इसमें रहेंगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 30 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में वहां पर रहेंगे। सेवा भाव हो तो व्यक्ति समाज की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर समाधान के लिए संघर्ष करता है। उत्तराखंड के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश कुमार ने वह जज्बा दिखाया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने 21 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया। खास बात यह है कि इन कन्याओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल हैं। शादी का यह कार्यक्रम हरिद्वार के लक्सर स्थित चंदन पैलेस में हुआ। मेरा प्रयास है कि मैं उन परिवारों को उस बोझ से बचा सकूं। समाज में एक हम नई पहल हमने शुरू की है, जिसके चलते समाज को जोड़ने का प्रयास है। सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह एक छत के नीचे हो रहा है। कोई धर्म की बात नहीं हो रही, सिर्फ बात है समाज की, और सामाजिक बात कर रहे हैं, संस्कारों की बात हो रही है। एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहे हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि मेरे एक बार के आह्वान पर यहाँ लोग स्वयं आते हैं और हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, इन बच्चियों की और बच्चों की खुशियों में शामिल होते हैं। ये एक बड़ी मिसाल है। अक्सर अपने कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले आईएएस अधिकारी दीपक रावत ने न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक सोशल टूल के रूप में भी काम आ रहा है, इससे जनता की समस्याओं का भी निदान हो रहा है। दीपक रावत ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर काम कर रहे हैं। दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल में भविष्य में प्रस्तावित बड़ी योजनाओं पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के एक ऐसे आईएएस हैं जो सोशल मीडिया में बहुत सुर्खियों में रहते हैं, या यूं कहें सोशल मीडिया में ये एक इन्फ्लुएंसर की तरह भी हैं, और लोग इनको देश ही नहीं विदेशों तक सुनते हैं और समझते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त आईएएस दीपक रावत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कुमाऊं के कुछ विषयों को लेकर। पहले सोशल मीडिया की। सर, सोशल मीडिया में उत्तराखंड में शायद ही कोई ब्यूरोक्रेट इतना फेमस है जितना आप, इसकी वजह क्या है? देखिए सुदीप जी, सोशल मीडिया के वैसे तो इसके बहुत से काम है, आमतौर पे लोग दूसरे जुड़ने के लिए इसे यूज़ करते हैं, लेकिन इसको मैं एज अ पब्लिक ग्रीवांस का एक टूल देखता हूँ, और इस रूप में देखता हूँ कि इसमें पब्लिक ग्रीवांसेस हल हो सकते हैं।
और होते भी हैं इससे। दूसरा इसका ये भी फ़ायदा है कि कम्युनिकेशन का जो एक ज़रिया जो प्रशासक के पास होना चाहिए, जो कम्युनिकेट दूर तक होना चाहिए, उसका भी ये बहुत अहम टूल है। एक ट्रांसपेरेंट टूल भी है, क्योंकि आप जो करते हैं वो पब्लिक डोमेन में रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है और एक तरह की इसमें जवाबदेही भी तय होती है। तो मैं इसको बिल्कुल इस रूप में देखता हूँ। कई अफसर परेशान भी रहते हैं कि दीपक रावत जी तो सोशल मीडिया के हीरो हैं। नहीं, ये तो खैर किसी की भी कोई भी निजी राय हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं इसको पर्सनली देखता हूँ, जैसे फेसबुक का अकाउंट मैं अपना ऑपरेट करता हूँ, ट्विटर ऑपरेट करता हूँ, मेरे पास बहुत से जनता से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं जिनको मैं सॉल्व भी करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि आप लोग पेंडेंसी कम से कम करिए, सेकेंडली समाधान करिए, और समाधान के बाद ये भी देखिए कि जो समाधान हो रहा है उस व्यक्ति को संतुष्टि है या नहीं। सभी डीएम्स को भी इसी के इंस्ट्रक्शंस हैं। इनफैक्ट सभी के जो अकाउंट्स हैं वो भी इसलिए बनाए गए हैं कि पब्लिक ग्रीवांसेस आप तक जल्दी पहुंचे। सर, कुमाऊं में कई बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे बनबसा के पास नई सड़क का प्रोजेक्ट हो, और पहाड़ों में भी अब ड्रेनेज की बात हो रही है, और कई विषयों पर विशेषकर टावर को लेकर आपने जिलाधिकारियों को कहा है कि जमीन की व्यवस्था करें और ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो, लोगों को बातचीत करने में सुविधा होने के साथ साथ कोई आपात स्थिति में भी लोग बात कर सकें। तो कुमाऊं के क्या वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इस वक्त काम कर रहे हैं आप लोग और जिस पर आप लोगों का फोकस है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं। एक तो जो हमारा मानस खंड कॉरिडोर है, इस पे बहुत फोकस है। तो मानस की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इनमें एक तो बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर पार्किंग, इसके साथ साथ वहाँ पे अच्छी सड़कें। तो अच्छी सड़कों में एक तो जो आपका हमारा अल्मोड़ा खैरना हाईवे है, इसके 2 लेनिंग का, साथ ही साथ हमारा जो कैंची धाम है वहाँ पे एक बड़ी पार्किंग का, प्लस उसके बाईपास का। और जो प्रमुख स्थल हैं जैसे खलिया टॉप है या पांडू खोली है, यहाँ पे रोपवे के प्रोजेक्ट्स हमारे सैंक्शन हुए हैं, इस पे काम किया जा रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसमें कि नेपाल से कनेक्टिविटी वाया बनबसा होगी। इसमें भारत सरकार की ओर से इसमें NHAI इसमें लीड ले रही है और ये भी अंतिम चरणों में ये काम हो रहा है। जल जीवन मिशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। कई गाँव में जाके मैंने खुद देखा है और पानी यहाँ पे लोगों को मिला है, सस्ते कनेक्शंस मिले हैं। टावर्स का जो आपने कहा वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो हमारी ट्रैक्स हैं प्लस हमारे बहुत से विलेजेस हैं, ये अनकनेक्टेड हैं। इसमें BSNL की ओर से जो टावर्स लगने, जिसमें 500 दिन का डेडलाइन तय की गई है, इसमें जो लैंड के रिक्वायरमेंट्स थे सभी जिलों से ये हमने क्लियर करवा दिए हैं और अब BSNL की ओर से इसमें टावर लगाने की कार्रवाई चल रही है। सर, पहाड़ों में भी अब ड्रेनेज की आवश्यकता महसूस हो रही है। जोशीमठ को देखते हुए हमारे कुमाऊं के कई पुराने शहर हैं, पुराने शहरों को छोड़ दें, औद्योगिक क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण है रुद्रपुर, वहीं हमें यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दिखती। अल्मोड़ा तक ये शिकायतें हैं, नैनीताल में भी ये शिकायत है। तो आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज होगा ड्रेनेज का? दूसरा, क्योंकि आबादी यदि बढ़ रही है तो पहाड़ों में भी कुछ स्थानों पर इसका मूवमेंट बढ़ा है, ये कितना बड़ा सर चैलेंज है? ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश रहे वहाँ पे तो इनफैक्ट निकासी के साधन थे। जैसे नैनीताल में ही 70 से ऊपर नाले हैं जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। अल्मोड़ा में भी ये हुआ था, लेकिन छोटे लेवल पे हुआ था। वहाँ पे अच्छी बात अल्मोड़ा में ये हुई है कि वहाँ पे भी जो हमारा डिजास्टर मिटिगेशन फंड है उसके तहत 24 करोड़ का एक DPR सैंक्शन हो गई है और उस पर अभी काम चल रहा है। इसमें सभी DMs से इनफैक्ट मैंने कहा है, पिथौरागढ़ में भी होना चाहिए, टनकपुर में भी होना चाहिए, चंपावत में भी होना चाहिए, क्योंकि तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, ड्रेनेज आवश्यक है। तो सभी जगह इसमें DPRs बन रही हैं। हल्द्वानी के केस में क्योंकि यहाँ भी जलभराव की शिकायत आती है, तो यहाँ पे जो हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास का है, उसमें ड्रेनेज का एक बड़ा कंपोनेंट है। उसको इसमें इरिगेशन की ओर से इसकी DPR बना ली गई है और सभी शहरों में इनफैक्ट ये काम हो जाएगा और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अच्छी जल की निकासी देखने को मिलेगी और जो भूस्खलन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इस वजह से, उससे भी निजात मिलेगी। सर, टूरिज्म के लिहाज से कुमाऊं बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोग नैनीताल आते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं, पिथौरागढ़ मुनस्यारी जाते हैं, बाबा कैंची धाम जाते हैं। यहाँ आने वाला सीजन जो पर्यटन सीजन होगा, इसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? दूसरा, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या जिससे लोग परेशान रहते हैं, इसके लिए क्या अभी से आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। इनफैक्ट और जगहों पे तो इतना नहीं, लेकिन नैनीताल में बहुत ही प्रमुख समस्या हमारी पार्किंग की लेके आती है। इसमें लेके अच्छा काम हुआ है पिछले 1-2 सालों में। एक तो बड़ी हमारी जो पार्किंग बन रही है, जो कचहरी पे बन रही है, वो हम लोग सीजन से पहले तैयार कर देंगे। इसके अलावा 4 खेत पे एक नई पार्किंग KMBN ने बनाई है, वो तैयार हो चुकी है। कुछ आपकी टनल पार्किंग्स का प्रपोजल है, इसमें DPRs बन चुकी हैं, इसमें भी जल्दी काम शुरू होगा।
लेकिन ये तो भी नाकाफी होगा। हमें नैनीताल के लिए तो विशेषकर एक ऐसी पार्किंग की आवश्यकता है जो शहर से 15-16 किलोमीटर दूर हो और उसके बाद शटल सेवाएं हों। तो इसमें एक रानी बाग का भी प्रस्ताव हो सकता है, रानी बाग से ऊपर रोपवे का भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई मिडल जगह जो कि जूली कोर्ट के आसपास हो, उस पे भी जमीन चिन्हित की गई है, जिसको लॉन्ग टर्म में हमें करना होगा, क्योंकि हिल स्टेशंस पे जो वाहनों का दबाव है इसको भी कम करना आवश्यक इसलिए है कि एक तो लोड बेरिंग कैपेसिटी वहां पे कम है, सेकेंडली जब गाड़ियां बहुत ज्यादा हिल स्टेशन में हो जाती हैं तो लोग उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। इसी तरह से सिमिलर पॉकेट पार्किंग सम प्राधिकरण के फंड से पिथौरागढ़ में हो, अल्मोड़ा में हो या बागेश्वर में हो, जहाँ पे पैसा ज्यादा नहीं लगता, लैंड पहले से होती है, उनका भी निर्माण चल रहा है। तो ये थे कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत, जो यंग और डायनेमिक आईएएस अफसर हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जोशीमठ की घटना के बाद पहाड़ों में भी ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है और जिलाधिकारियों को इस बाबत प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ शहरों में इसकी शुरुआत भी बहुत जल्द होने जा रही है, ताकि भविष्य में टूरिज्म से लेकर जो जल भराव की समस्या होती है उसमें व्यवस्था सुधारी जा सके और लोगों को एक बेहतर माहौल दिया जा सके। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, हल्द्वानी। नैनीताल के कालाडूंगी क्षेत्र में वन तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए देहरादून एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों पर हाथी दांत की तस्करी का आरोप है। आरोपियों के पास 9 किलो हाथी दांत की भी बरामदगी हुई है। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ अधिकारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए मामले की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर खास की सूचना व अन्य जानकारी प्राप्त होने पर कि रामनगर कालाडूंगी में हाथी दांत की तस्करी की जा रही है, इस सूचना पर एसटीएफ के निरीक्षक श्री अबुल कलाम द्वारा थाना रामनगर व वन विभाग की टीमों को साथ देकर संयुक्त अभियान व मुखबिर खास की सूचना पर 3 अभियुक्तों को 9 किलो हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दीपक चिलवाल निवासी पौलगढ़, अरविंद व अमित कुमार निवासी बाजपुर को गिरफ्तार किया गया है। आज एसटीएफ और रामनगर वन प्रभाग की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था, जिसमें कि 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिनसे हाथी दांत बरामद हुआ है लगभग 9 किलो वजन का, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।